हे गाइस, माई सेल्फ दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की जो स्टोरी है ना वो भी एक हॉरर स्टोरी है एंड ये स्टोरी ना मैंने छुप छुप के सुनी थी। चलिए बताती हूँ कैसे। हमारे घर के पास ना एक आंटी रहने के लिए आई थी। लेट्स कॉल हर नीलिमा आंटी। तो ये जो नीलिमा आंटी थी ना उनका खुद का अपना घर था, मतलब हमारे घर से कुछ ही डिस्टेंस में उनका अपना खुद का घर था और जिस घर के पीछे उन्होंने अपना सारा मनी इन्वेस्ट कर दिया था टू रिनोवेट इट। बट आफ्टर लिविंग देयर फॉर 1 or 2 years पता नहीं क्या हुआ वहां पर कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और हमारे घर के पास रेंटेड हाउस में रहने आ गए। एंड इस इंसिडेंस ने ना सब लोग चौंके हुए थे। सबके मन में ना एक क्वेश्चन मार्क था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीलिमा आंटी ने अपना खुद का घर छोड़ दिया और वो एक भाड़े के घर में आकर रह रही है। एंड दिस क्यूरियोसिटी मेरे मॉम के मन में भी आई। किसी को तो आप डायरेक्टली ऐसा कुछ पूछ नहीं सकते, लेकिन कुछ महीने बाद जब मॉम और नीलिमा आंटी की बातचीत बढ़ी तो मेरे मॉम ने ना नीलिमा आंटी से पूछा कि आखिर क्या हुआ कि आपने अपना घर छोड़ दिया और यहाँ पर भाड़े घर में आकर रह रही है। तो उसके बाद नीलिमा आंटी ने जो कहा ना सब कोई शॉक्ड हो गया। मतलब मैं चुप चुप के सुन रही थी एंड मैं कंप्लीटली शॉक थी कि ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता है। नीलिमा आंटी ने तो पहले मेरे मॉम से पूछा कि घर में कोई है तो नहीं ना। तो मेरे मम्मी ने बताया कि मेरी बहन जो है शी वॉज इन द स्कूल एंड आई वॉज स्टडिंग इन डिफरेंट रूम। तो उसी वक्त ना मैं किताब लेने के लिए बस रूम के अंदर आ ही रही थी और मैंने ये सब सुन लिया। एंड जब आपको पता चले कि आपको कुछ बात नहीं सुननी है तो आपके अंदर चुल मच जाती है कि आपको वो बात सुननी ही है। एंड सेम केस मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी मन हुआ कि मैं भी सुनूं कि ऐसा क्या बात है जो नीलिमा आंटी किसी और को नहीं बताना चाहते थे। मैं भी ना दरवाजे पे कान लगाकर सुनने लगी कि वो लोग क्या बात करते हैं। तो नीलिमा आंटी ने कहा ना कि वो जहाँ पहले रहती थी उनका जो अपना घर था उसके ठीक ऑपोजिट में एक फैमिली रहती थी, मतलब जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी थी। बट हस्बैंड ना अक्सर काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहते थे। उनकी बेटी का नाम हम मधु रख लेते हैं। मधु और उनकी मम्मी ना हमेशा घर में अकेले ही रहती थी और उनके हस्बैंड जो है वो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। और इधर नीलिमा आंटी के भी हस्बैंड नहीं थे और उनके जो बेटे थे ना वो भी फॉरेन सेटल थे। तो नीलिमा आंटी भी अक्सर घर में अकेले ही रहती थी। एंड धीरे धीरे जब उन लोग का फ्रेंडशिप बढ़ा ना तो वो लोग एक फैमिली के जैसा हो गए, साथ में टाइम स्पेंड करना, एक साथ खाना बनाना। इनफैक्ट नीलिमा आंटी बताती है कि सिर्फ वो सोने के लिए ही अपने घर जाती थी। मैक्सिमम टाइम वो मधु और उसके मॉम के साथ ही स्पेंड करती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मधु। तो मधु ना एक बहुत ही प्यारी अच्छी बच्ची थी एंड उसे पता था ना कि उसके पापा घर से बाहर रहते हैं, इसलिए वो मैक्सिमम टाइम ना अपने मम्मी के साथ ही स्पेंड करती थी। उसे साफ सफाई मेंटेन करना, किताबें पढ़ना, ये सब उसे बहुत ज्यादा पसंद था। नीलिमा आंटी को ना कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना था। तो वो अपने गांव जब चली गई ना तो ये सारा इंसिडेंट तभी हुआ। तो मधु जो थी वो कॉलेज पढ़ती थी एंड जब वो एक दिन कॉलेज जा रही थी शी नोटिस कि एक फुटपाथ में छोटा सा दुकान था एंड उस दुकान में ना कई सारे किताबें रखे थे, कुछ अंगूठियां थी, कुछ क्रिस्टल्स थे। एंड ऐसे दुकान तो मैंने भी बहुत सारे देखे हैं। तो मधु का ना क्यूरियोसिटी बढ़ता है एंड वहां पर एक किताब था जिसमें बहुत सारे मंत्र थे एंड शी वांटेड टू बाय द बुक। एंड वो ना वो किताब को खरीद लेती है एंड अपने घर आ जाती है और सारा इंसिडेंट इस किताब से ही शुरू होता है। ये किताब खरीदने के बाद ना मधु अपने कमरे से नहीं निकलती है, ना ही वो अपने मम्मी से बात करती है। वो मैक्सिमम टाइम अपने कमरे में बैठी रहती है एंड शायद किसी से वो बातें करती रहती है। एंड ये सब चीजें तो मधु के मॉम को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगता है बिकॉज मधु इस टाइप की लड़की नहीं थी। वो मैक्सिमम टाइम अपने मॉम के साथ स्पेंड करती थी, घर का साफ सफाई मेंटेन करती थी, संडे को वो अपने मम्मी को हेल्प करती थी। बट ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। मधु अपने कॉलेज जाना बंद कर दिया, उसने पढ़ना बंद कर दिया, वो ट्यूशन नहीं जाती थी। इनफैक्ट जब उसकी मम्मी बहुत इंसिस्ट करती थी कि खाना ले लो तब वो थोड़ा सा दरवाजा खोलती थी, खाना लेती थी और झट से दरवाजा बंद कर देती थी। इनफैक्ट हाथ धोने के लिए या वो प्लेट बाहर रखने के लिए भी मधु नहीं आती थी। एंड यू नो मधु को ओसीडी था, मतलब थोड़ा सा वो कहीं बैठती भी थी ना चादर में अगर थोड़ा सा भी सिल्वर क्रीज हो जाता था तो उसको वो साफ करती थी, उसके बाद बैठती थी। एंड ये चीज मेरे अंदर भी है। आई ऑल्सो वांट कि मेरे बेड नीट एंड क्लीन रहे, तो उसके अंदर भी ये चीज था। बट जब वो इस तरह की हरकत कर रही थी ना तो उसकी जो मॉम थी शी वाज शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस लड़की को इतना साफ सफाई पसंद है वो अपने घर में इतना कच्चे जमा करके कैसे रह सकती है। एंड धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता गया, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, मधु कमरे से निकलती ही नहीं थी। उसकी मम्मी घंटों घंटों तक दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी ताकि वो अपने बेटी से बात कर सके, बट फिर भी मधु कुछ भी रिस्पॉन्स
नहीं करती थी। शी वॉज जस्ट इन साइड हर रूम। अब ये बात ना मधु के मॉम को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। एंड आसपास ना उनका हस्बैंड था सपोर्ट करने के लिए, और नीलिमा आंटी तो कुछ काम से गांव चली गई थी। नाउ शी वॉज इन वेरी बिग कंफ्यूजन कि मैं क्या करूं। तो उनको एक आइडिया आता है कि हो सकता है दिस इज द एज जहां पर मधु कॉलेज में है, हो सकता है उसे कोई रिलेशनशिप रहा हो एंड ये बात वो अपने मॉम से ना शेयर कर पा रहे हो, एंड कुछ ब्रेकअप वगैरह हो गया होगा जिसकी वजह से मे बी मधु इज डिप्रेस्ड। तो वो क्या करती है ना, मधु के फ्रेंड को कॉल करती है, ये सोचकर कि अगर उसके फ्रेंड आकर मधु से बात करेंगे तो शायद मधु अपनी दिल की बात सारे अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे एंड उसका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। सो मधु की मॉम ना मधु के फ्रेंड को कॉल करती है। तो जब मधु के फ्रेंड को वो कॉल करती है एंड पूछती है कि बेटा ऐसा कुछ हुआ है क्या, मधु का कोई बॉयफ्रेंड है क्या, किस वजह से वो इतनी ज्यादा टेंस है और अपने आप को रूम में उसने लॉक कर दिया है। तो जो मधु की फ्रेंड है ना वो कहती है कि नहीं आंटी, ऐसा तो कोई बात नहीं है, उसका तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट हम जब घूमने भी जाते हैं ना तो भाग कर घर चली आती है ये कहकर कि मेरी मॉम अकेली है घर पर एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर। एंड इनफैक्ट ना उसकी फ्रेंड मधु के मॉम से पूछती है कि आखिर क्या हुआ कि वो कॉलेज नहीं आ रही है। जो लड़की कभी कॉलेज बंक नहीं करती है, अचानक से वो 10-12 दिन कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तो मधु की जो मॉम है वो उसके दोस्त को रिक्वेस्ट करती है कि बेटा प्लीज तुम घर में आ जाओ ताकि तुम मधु से बात कर सको, क्योंकि वो तो मेरी बात कुछ भी नहीं सुन रही है एंड तुम उसकी फ्रेंड हो तो शायद तुम उसको मनाओगी तो वो मान जाएगी। तो मधु की फ्रेंड सब भी जो है ना वो भी कहती है कि हाँ आंटी, हम सोच ही रहे थे कि आपके यहाँ पर आए ताकि देख सके मधु को क्या हुआ, क्योंकि वो हमारा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। तो कुछ देर मधु की मॉम वेट करती है एंड मधु की जो फ्रेंड सब है वो घर आ जाती है। वो आकर मधु से बात करने की कोशिश करती है बट मधु बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती। जब 1 घंटा हो जाता है, वो बार बार मधु को रिक्वेस्ट कर रही होती है, तो मधु अपना कमरा खोलती है। एंड जब वो अपना कमरा खोलती है ना, एवरीवन वाज शॉक्ड, क्योंकि कमरे से इतना गंदा बदबू आ रहा था। कमरा वॉज अ वेरी बिग मैस, मतलब लग रहा था कि वो जन्मों जन्मों से उस कमरे का किसी ने साफ सफाई नहीं किया है। एंड इतना गंदा कमरा था ना कि किसी का उस कमरे के अंदर जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो मधु की फ्रेंड क्या करती है ना, मधु को बहला फुसलाकर कुछ देर के लिए रूम से बाहर लेकर जाती है घुमाने के लिए। एंड आंटी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि बहुत दिनों बाद मधु अपने कमरे से बाहर गई है, बाहर जाएगी, थोड़ा घूमेगी फिरेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेगी तो उसका भी मूड अच्छा रहेगा। तो मधु के दोस्त मधु को लेकर बाहर चले जाते हैं। तो मधु की मॉम सोचती है ना कि कितना दिनों से मधु का कमरा साफ नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा साफ सफाई कर देती हूँ ताकि वो जब आए तो उसको थोड़ा सा फ्रेश माहौल मिले। तो मधु की मम्मी उसके कमरे के अंदर जाती है एंड साफ सफाई करने लगती है। एंड जब मधु की मम्मी साफ सफाई कर रही होती है ना, तो वो नोटिस करती है कि मधु के बेड के नीचे एक बहुत बड़ा सा किताब है। इतना बड़ा एक किताब था, एक बहुत बड़ा सा चार्ट पेपर था, एक कैंडल और माचिस था। तो जब मधु की मॉम उस किताब के टाइटल को पढ़ती है ना, शी वाज शॉक्ड कि आखिर उसकी बेटी क्या कर रही थी उस रूम के अंदर। एंड वहां पर जो मंत्र लिखे हुए थे एंड जो वो चार्ट पेपर खोलकर देखती है, वहां पर एक कुछ ड्रॉ किया हुआ था एंड ये सेम चीज ना उस किताब में भी ड्रॉ किया हुआ था। एंड उस किताब में लिखा हुआ था कि इस चीज को ड्रॉ करके आप किसी भी एंटिटी को अपने पास बुला सकते हो। एंड ये सब देख कर ना मधु की मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती है एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। एंड वो बहुत ज्यादा रोती रहती मधु के कमरे के अंदर बैठकर। तभी ना नीलिमा आंटी अपना काम खत्म करके गांव से अपने घर रिटर्न आ चुकी थी। तो वो सोचती है कि लेट्स गो टू मधु का घर एंड उनको जाकर के सरप्राइज देते हैं। तो जब वो घर आती है ना, वो देखती है कि मेन दरवाजा खुला हुआ है एंड वो अंदर आ जाती है मधु को बुलाते हुए, बट नो वन वाज रिस्पॉन्डिंग। फिर जब वो मधु के कमरे में आती है, उस कमरे का हालत देखती है और देखती है कि मधु की मॉम नीचे बैठकर रो रही है। ये सब देखकर तो नीलिमा आंटी भी एकदम शॉक हो जाती है। तो वो मधु के मॉम को उठाती है एंड टेबल पे जाकर बैठाती है एंड पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, ये कमरा इतना मैस क्यों है और तुम रो क्यों रही हो। तो मधु की मॉम जो है वो एक्सप्लेन करती है कि कितने दिनों से मधु ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था, वो किसी से बात नहीं कर रही थी। इनफैक्ट उसके कमरे से ये मिला है एंड पता नहीं मधु क्या कर रही थी अपने रूम के अंदर। तो नीलिमा आंटी कहती है कि हो ना हो ये कुछ काला जादू वाला ही मैटर लगता है, या कुछ ऐसा जिससे किसी एंटिटी को अपने पास बुलाया गया हो। एंड इसमें ना हमें किसी का हेल्प लेना चाहिए, तभी जाकर पता चलेगा कि आखिर मधु के साथ क्या हुआ है। तो मधु की मम्मी भी मान जाती है क्योंकि उसके बेटे का सवाल था। तो उसी ठीक घर के बगल में ना जो मधु के पापा के बेस्ट फ्रेंड मतलब बचपन के दोस्त रहते थे,
वो एक डॉक्टर थे, उनको इन सब चीजों में कोई भी मतलब दिलचस्पी नहीं था, वो बिलीव नहीं करते थे। लेकिन उनकी जो वाइफ थी ना, वो इन सब चीजों में बिलीव करती थी। एंड वो लोग ना उनके घर जाते हैं, जाके सारे मैटर बताते हैं। तो वो जो वाइफ थी, उनकी डॉक्टर की जो वाइफ थी, तो वो कहती है कि ठीक है, मेरे पास एक मेरे गुरु जी हैं जिनको इन सब चीज का बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है, तो मैं उन्हें बुलाती हूँ एंड हम उनको मधु के कमरे में ले जाते हैं ताकि हम डिकोड कर सके कि आखिर मधु के कमरे में क्या हुआ है। तो वो बाबा जी को फोन करती है, उनको बुलाती है। एंड बाबा जी जब मधु के कमरे में जाते हैं ना, वो बस अपना सिर ऐसे से हिलाते हैं एंड फिर वो किताब और वो चार्ट पेपर को बोलते हैं कि तुम लोग उसको छुओ मत और बाहर उसको फेंक दो। तो वो लोग जाकर के उसको टेबल पे रख देते हैं एंड पूछते हैं कि ये क्या मैटर है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये जो यंत्र है ना, इससे हम किसी भी एंटिटी को बुला सकते हैं अपने पास। इस किताब में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसके द्वारा हम किसी भी एंटिटी को अपने पास बुला सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। एंड अगर एंटिटी हमारा बहुत ज्यादा क्लोज हो गया, देन ये उसके ऊपर है कि वो अब इस जगह से जाएगा या नहीं जाएगा। तो मधु की मॉम ये सब सुनकर और भी ज्यादा रोने लगती है एंड उस गुरु जी से रिक्वेस्ट करते कि आप कुछ तो करो जिससे मेरी बेटी सब चीजों से बच जाए। तो बाबा जी कहते हैं कि कमरे के हाल और ये सब चीजें देखकर मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि मधु बच पाएगी इस सब चीजों से। एंड जितना लंबा समय से ये सब चल रहा था, तुमने बहुत ज्यादा लेट कर दिया, तुम्हें और भी पहले मुझे बुलाना चाहिए था। लेकिन जब मधु की मॉम, नीलिमा आंटी एंड वो जो डॉक्टर की वाइफ थी, वो जो सब लोग मिलकर के जब रिक्वेस्ट करते हैं गुरु जी से, तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है, मधु को बुलाओ, मैं मधु को देखता हूँ, उससे कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके बाद मैं बोल पाऊंगा कि आखिर मधु बच पाएगी या नहीं। तो मधु को बुलाया जाता है एंड जब मधु आती है ना, नीलिमा आंटी, वो जो डॉक्टर आंटी थी, वो दोनों देखकर मधु को शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मधु ना एक हेल्दी लड़की थी, उसके लंबे लंबे बाल थे। बट ये कुछ दिनों में क्या हुआ कि मधु पूरे सूख कर काठी बन गई थी एंड उनका बाल जो था ना, वो लग रहा था कि झड़ रहा है, एकदम पतला पूछ जैसा बन गया था। एंड चेहरा देख करके ऐसा लगा था कि सदियों सदियों से मधु बीमार थी एंड उसका हालत इतना ज्यादा खराब लग रहा था। जब मधु आती है ना, उन लोग सबको लग रहा है कि मधु इज वेरी वीक। लेकिन जब मधु देखती है उसके किताब, उसका वो चार्ट पेपर, वो कैंडल जिसे जलाकर वो उस एंटिटी को बुलाती थी, वो सारे बिखरे पड़े हुए हैं बाहर। ये सब देखकर मधु चिल्लाने लगती है एंड उसकी मम्मी से कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरी ये सारी चीजें कैसे पकड़ी। एंड वो सारा सामान लेती है एंड सबको ना मारने के लिए, धक्का देने के लिए ऐसे लगते हैं। उसको कंट्रोल करना ना मुश्किल हो गया था। मतलब समझिए, मधु एकदम पतली दुबली हो गई थी, लग रहा था कि उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब वो देखती है कि उसके सामानों के साथ छेड़खानी किया गया, वो इस तरह से अटैक करती है कि बाबा जी का, डॉक्टर आंटी का और नीलिमा आंटी का भी उसको संभालना मुश्किल हो गया था। फिर किसी भी तरह जो गुरु जी थे, वो मधु को शांत करवा कर बैठाते हैं एक जगह पर। तो बाबा जी कुछ रिचुअल्स करते हैं। उसके बाद बाबा जी को ये पता चलता है कि मधु ने जिस एंटिटी को अपने पास बुलाया है, उसका डेथ इसलिए हुआ था बिकॉज उसका लव जो था वो पूरा नहीं हुआ था। एंड वो मधु में अभी अपना प्यार को देखता है एंड मधु और उस एंटिटी के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया है। इनफैक्ट उनके बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप बन गया है। एंड अब मधु बस चाहती है कि वो किसी भी तरह उस एंटिटी के साथ चली जाए एंड उसको इस वर्ल्ड में नहीं रहना। ये सब सुनकर मधु की मॉम और भी ज्यादा डर जाती है। बाबा जी कहते हैं कि मधु को अभी इस दुनिया में रखना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एंटिटी का डेथ इसलिए हुआ था बिकॉज उसको अपना प्यार नहीं मिला था। अब मधु में उसको अपना प्यार मिला, बट द एंटिटी इज अ गुड एंटिटी, वो कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं है। सो अब कंप्लीटली मधु के ऊपर डिपेंड करता है कि शी वांटेड टू गो विद हिम और नॉट। एंड जितना बाबा जी को पता चला, मधु वांट्स टू गो विद दैट एंटिटी एंड उन लोगों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्डिंग हो गया, लाइक जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है वैसा बॉन्डिंग हो गया। एंड शी कंप्लीटली डेडिकेटेड हरसेल्फ टू दैट एंटिटी एंड उसको बस अब इस दुनिया से जाना है। इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था ताकि बीमारी से कुछ भी कारण से वो उस एंटिटी के पास चली जाए। इनफैक्ट हर रात को वो एंटिटी मधु के पास आती है, उससे बातें करता है एंड फिर सुबह होते ही वो यहाँ से चला जाता है। तो जब वो मधु किताब लाई थी ना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वहां पर बहुत सारे मंत्र थे एंटिटी को बुलाने का। तो वहां जो यंत्र था जो बुक में ड्रॉ किया हुआ था, वो चार्ट में ड्रॉ करती है, बीच में कैंडल लगा करके वो किसी एंटिटी को बुला रही होती है। तो मधु के रूम में ना एक
खिड़की था एंड खिड़की के दूर में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था जो खाली रहता था एंड उस ग्राउंड में ही ना वो एंटिटी रहता था। एंड जब वो मधु बुलाती है ना तो वो एंटिटी मधु के पास चला आता है एंड फिर उन लोग के बीच में बातें होती है एंड कनेक्शन बढ़ता है। तो बाबा जी कहते हैं कि आप भूल जाइए अपने बेटे को, पॉसिबल नहीं है आपकी बेटी को इस दुनिया में रखना, बिकॉज वो शायद फिजिकली यहाँ पर हो लेकिन मेंटली वो उस एंटिटी के साथ चली गई है। इतनी देर में ना मधु की मॉम मधु के पापा को कॉल करती है बिकॉज सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल था एंड बाबा जी जो बोल रहे हैं ना वो ना चाहते हुए भी उन्हें बिलीव करना था एंड कोई भी मेल मेंबर नहीं था घर में, तो उनको हेल्प चाहिए था किसी मेल मेंबर का ताकि कुछ तो करके उसकी बेटी को बचाया जा सके। तो मधु के पापा तुरंत फ्लाइट बुक करते हैं। ऑल्सो डॉक्टर थे उनको भी कॉल करते कि आप भी जाओ प्लीज देखो कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो वो डॉक्टर भी आते हैं एंड वो कहते हैं कि हम ये सब चीजें बिलीव नहीं करते हैं, ये बाबा जो है वो ठग रहा है, हम मधु को हॉस्पिटल ले जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मधु का पल्स चेक किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है एंड उस समय ना मधु जिस तरह की हरकत कर रही थी, अपने आप को नोच रही थी, अपना सर बैंग कर रही थी एंड जब डॉक्टर ने देखा ना कि मधु का तो एवरीथिंग इज ओके बट फिर भी वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी एंड उसको संभालना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, तो डॉक्टर अंकल को भी ना बाबा जी के बातों पे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा। एंड ऑल्सो उन्होंने भी मधु को बचपन से देखा है तो वो भी मधु को खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर वो ना अपने साइंस को साइड में रख करके सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ भी रिचुअल्स करे जिससे मधु को बचाया जा सके, क्योंकि साइंस तो अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर आपकी बेटी को बचाना है तो किसी भी तरह अपनी बेटी को कन्विंस करे कि वो उस एंटिटी के साथ जाने से मना कर दे, क्योंकि वो एंटिटी पॉजिटिव एंटिटी है एंड वो भी मधु से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर मधु कहेगी कि वो उसको इस दुनिया से नहीं जाना है तो मधु बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तब तक मधु के पापा भी आ जाते हैं, मधु को समझाते हैं लेकिन मधु समझने के लिए राजी ही नहीं रहती है। धीरे धीरे शाम होता है, रात भी हो जाती है। बाबा जी भी वहीं बैठे हुए थे, डॉक्टर आंटी, नीलिमा आंटी एंड इवन की मधु की मम्मी एंड पापा भी सब लोग वहां पर थे एंड दे वर जस्ट रिक्वेस्टिंग मधु कि कुछ भी हो जाए तो मत जाओ बेटा, प्लीज मेरे पास रह जाओ, मम्मी के लिए, पापा के लिए। वो सारी रिक्वेस्ट मधु से करते हैं पर मधु बस एक ही बात कहती है अपने पापा से कि पापा मैं इस जन्म में तो आपकी बेटी अच्छे से नहीं बन पाए लेकिन अगले जन्म में आपकी बेटी जरूर बनूंगी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करूंगी, लेकिन इस जन्म के लिए आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं इस दुनिया में भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। एंड ये सब बातें सुनकर मधु के मॉम और डैड के अंदर क्या बीत रहा था ये हम नहीं समझ सकते। मधु से बहुत रिक्वेस्ट की गई लेकिन मधु नहीं मानी एंड धीरे धीरे ना मधु सो गए। जब मधु सो भी रही थी ना तो एवरीवन वाज सराउंडिंग एंड सिटिंग सराउंडिंग हर, ये सोच करके सुबह होगा तो सारा खतरा टल जाएगा। वो सब लोग बैठकर वहां वेट कर रहे थे और मधु जो है वो सो गई थी एंड धीरे धीरे ना सबका भी आंखें लग गया, एवरीवन वाज स्लीपिंग। सडनली जब मधु की मॉम की नींद खुली 4-4:30 बजे, तब वो दौड़कर अपनी बेटी के पास आए, उसको हिलाती है बट शी वॉज नॉट देयर। मधु जा चुकी थी। बाबा जी भी कहते हैं कि बेटा अब वो जा चुकी है, बस उसकी आत्मा की शांति की कामना करो, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब देख कर ना मधु की मम्मी पागल हो चुकी थी। उन्हें मेंटल असाइलम लेके जाना पड़ा क्योंकि उनका कंडीशन इतना ज्यादा खराब हो चुका था। वो ये बिलीव ही नहीं करना चाहती थी कि उसकी जो इतनी प्यारी बेटी थी वो बस कुछ ही दिनों में ऐसा कुछ उसने कर दिया था जिसकी वजह से वो इस दुनिया छोड़कर चली गई थी। एंड मधु के पापा भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, लेकिन घर को चलाना था, सब कुछ आके लेके जाना था, तो वो भी अपने काम में वापस चले गए। तो अब नीलिमा आंटी ना वहां पर एकदम अकेली हो गई थी, कोई भी नहीं था क्योंकि मधु की मॉम शी वाज इन द असाइलम, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था उनका एंड जो उनके हस्बैंड थे वो भी अपने काम पे वापस चले गए थे एंड डॉक्टर आंटी जो थी वो भी अक्सर अपने काम के सिलसिले बाहर ही रहती थी। तो नीलिमा आंटी ना वहां पर अकेली रहती थी एंड नीलिमा आंटी का जो किचन था ना, जब वहां पर वो खाना बनाती थी वहां से ना उन्हें डायरेक्टली मधु का रूम दिखता था एंड वो देखती थी हर रात को वहां पर 2 साया घूमते रहता है, लाइक एक मेल एंड एक फीमेल फिगर था। दैट मीन्स वो ये अज्यूम करती थी कि हो सकता है कि वो एक मधु की आत्मा हो एंड दूसरा वो एंटिटी जिसको मधु ने बुलाया था। ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा शॉकिंग थी एंड वहां से जो भी गुजरते थे ना उनको भी वो साया दिखती थी। एंड कभी कभी ना नीलिमा आंटी को अपने घर में भी मधु का एहसास होता था क्योंकि मधु ना पहले भी अक्सर नीलिमा आंटी के घर आती थी उन्हें हेल्प करने के लिए। कभी कभी मधु ना नीलिमा आंटी को उनके कबर्ड सेट करने में, कभी घर की साफ सफाई करने में, सब कुछ चीज में हेल्प करती थी। कभी कभी किचन में खाना बनाने में भी मधु हेल्प करती थी। सो कभी कभी ना नीलिमा आंटी को अपने घर में भी मधु का प्रेजेंस फील होता था
एंड उससे ना नीलिमा आंटी काफी ज्यादा डर गई थी। एक तो वो अकेली थी एंड आसपास भी कोई नहीं था एंड इसी वजह से नीलिमा आंटी ने अपना वो घर छोड़ दिया एंड वो यहाँ पर आकर रेंट हाउस में शिफ्ट हो गए एंड अब बस वो चाहती है कि वो घर किसी भी तरह बिक जाए। नाउ हो सकता है कि ये नीलिमा आंटी का वहम हो, क्योंकि उन्होंने इतनी क्लोज से ये सारी चीजें देखी है। ये हो सकता है कि ये वहम ना हो, क्योंकि मधु वाज वेरी क्लोज टू नीलिमा आंटी ऑल्सो एंड हो सकता है वो अपना प्रेजेंस फील कराना चाहती हो नीलिमा आंटी को, या हो सकता है कि नीलिमा आंटी के थ्रू अपने मॉम से बात करना चाहती हो, हमें नहीं पता। एंड मुझे तो इतना ही बस सुनाई दिया था एंड उसके बाद वो घर बिक गया एंड फिर क्या हुआ वो तो नहीं पता। बट ये स्टोरी सुनने के बाद ना आई वॉज सो स्कैर्ड कि मतलब एक छोटा सा किताब जिसको आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खरीदते हो एंड आपको बस जानना था कि उस किताब में क्या है, क्या सच में ऐसा होता है, एंड आपने उसको ट्राई किया एंड उसके बाद आपका लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गया। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपको किसी भी चीज का नॉलेज ना हो तो उसमें एंटर नहीं करना चाहिए एंड एग्जैक्टली मधु के साथ भी यही हुआ। ऑल्दो द एंटिटी वाज गुड बट आखिरकार उसको तो अपने मॉम एंड डैड को छोड़ के जाना पड़ा एंड उनकी मॉम जो इतनी अच्छी थी उनका भी हालत तो खराब हो गया एंड शी इज नाउ इन असाइलम। पता नहीं वो कब तक ठीक होंगे। इसलिए गाइस पता नहीं आपको ट्रस्ट हो या ना हो इस सारे हॉरर इंसिडेंट्स पे, लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसी किताब देखे जो जिससे कोई मंत्र हो या आप किसी एंटिटी को बुला सके तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, कि ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जब बहुत सारे लोगों ने ये सारे मंत्रों को ट्राई किया एंड आफ्टर दैट उनके साथ बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट्स हुई है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू लेट मी नो कि आपको ये हॉरर स्टोरीज अच्छी लग रही है कि नहीं, एंड और भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज अगर आपको सुननी है तो कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ, मैंने ना इस चैनल पे एक ईमेल आईडी दे दिया है, आप अपने भी कोई हॉरर, कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी स्टोरी जो इंटरेस्टिंग हो एंड आपको शेयर करनी है तो प्लीज शेयर कीजिए। मैं आपकी स्टोरी को पिक करूंगी और अपने चैनल में जरूर शो करूंगी। थैंक यू।